हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम का जो माप है उस माप करने की व्यय विधि को डिस्कस करेंगे। और ये जो व्यय विधि है ये बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के अंदर टॉपिक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल इनकम जो है उसका माप क्यों ज़रूरी है। राष्ट्रीय आय एक देश के आर्थिक विकास का पैमाना होता है। बिना राष्ट्रीय आय की मदद के हम किसी भी देश के आर्थिक विकास को माप नहीं सकते। इसके अलावा राष्ट्रीय आय से एक देश के अंदर बचत के स्तर का पता चलता है, निवेश के स्तर का पता चलता है। तो इस प्रकार से अगर हमें एक देश के अंदर बचत के स्तर का, निवेश के स्तर का पता लगाना है, उस देश की वृद्धि दर को देखना है, विकास का अनुमान लगाना है, तो उसके लिए राष्ट्रीय आय जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो राष्ट्रीय आय जो है एक देश के आर्थिक जो विकास है उस मामले में जो है क्या प्रदर्शन रहा है, इस बात का भी प्रतीक होता है। अगर एक देश की नेशनल इनकम लगातार अच्छी गति से बढ़ रही है तो ये उस देश के लिए जो है आर्थिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। और अगर एक देश की इनकम स्थिर है या पहले से कम हो गई है, उसकी वृद्धि दर कम हो गई है, तो वो जो है एक देश के लिए आर्थिक स्तर के ऊपर जो है एक बुरी खबर होती है। इस कारण से जो है राष्ट्रीय आय के बारे में जो है पता लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम राष्ट्रीय आय का पता नहीं लगाएंगे तो ऊपर जो लाभ है इसके, उन लाभों से हम वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए हम जो है अनुमान लगाने वाले टॉपिक पर जाने से पहले ये पता लगाते हैं राष्ट्रीय आय होती क्या है। किसी भी देश के अंदर जो सामान्य निवासी होते हैं उन सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के अंदर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को आप राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का माप करने से पहले हम जो है इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। किसी भी देश के अंदर एक साल के अंदर जो उत्पाद का मूल्य होता है या वहाँ की जो आय होती है या उस देश का जो व्यय होता है वो हमेशा ही बराबर होते हैं, क्योंकि जो उत्पाद है वही आय में कन्वर्ट होता है और जो आय है वही आगे जा कर के दोबारा से व्यय में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार उत्पाद, आय तथा व्यय हमेशा ही बराबर होते हैं। और हम चाहे उत्पाद को माप लें, हम चाहे आय को माप लें, हम चाहे व्यय को माप लें, तीनों चीज़ें इक्वल है। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय का जो अनुमान होता है वो भी इन तीनों स्तरों पर लगाया जाता है। इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का श्रेय सबसे पहले शुम्पेटर को जाता है। उन्होंने 1917 के अंदर आय, उत्पाद तथा व्यय तीनों स्तरों के ऊपर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उसके बाद ये एक ट्रेंड चल पड़ा कि आगे जो है इन्हीं तीनों स्तरों के ऊपर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाने लगा। तो इसमें जो कुजनेट्स ने 1935 में, मीड और स्टोन ने 1941 के अंदर राष्ट्रीय आय का अनुमान आय, उत्पाद तथा व्यय तीनों स्तरों पर लगाया था। अब हम भारत के अंदर राष्ट्रीय आय से संबंधित जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का श्रेय सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को जाता है। लेकिन सबसे पहले भारत के अंदर अगर किसी वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का श्रेय जाता है तो वो प्रोफेसर BKRV राव को जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन जो है 4 अगस्त 1947 को किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे वो PC महालनोबिस थे। भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई और उस संस्था को हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO कहते हैं, जिसकी स्थापना जो है 1951 में की गई। और अब भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य जो है CSO के द्वारा ही किया जाता है। और भारत के अंदर भी तीनों स्तरों का जो के ऊपर आय का अनुमान लगाया जाता है, यानी मिक्स्ड जो स्ट्रक्चर है भारत के अंदर जो है इनकम काउंट करने का। और भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष रहता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय गणना करने की हमारे पास में 3 विधियां हैं, व्यय विधि, उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि। तो आज अपन जो है व्यय विधि डिस्कस करेंगे और व्यय विधि के अंदर हम देखेंगे कि भी किस किस जो है सोपान के तहत आप इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम व्यय विधि का अर्थ समझेंगे, उसके बाद अंतिम व्यय क्या होता है उसका बारे में जानेंगे, फिर अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान की जाएगी, उसके बाद में अंतिम व्यय का वर्गीकरण और उसकी गणना किस प्रकार से करते हैं ये किया जाएगा। उसके बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण क्या होता है, शुद्ध निर्यात
क्या होता है। तो इसी जो के आधार पर हम जो अपने इस जो वीडियो या लेक्चर है इसको जो आगे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले व्यय विधि। व्यय विधि को हम आय विन्यास का मतलब है उसको डिस्पोज करना। जब हम अपनी आय को डिस्पोज करते हैं तो वो व्यय ही होता है। तो इसलिए जो है इनकम डिस्पोज मेथड भी बोलते हैं इसको, या उपभोग निवेश विधि भी कहा जाता है। क्योंकि व्यक्ति की जो सारी आय होती है उसका जो व्यय होता है वो जो है व्यय दो भागों में बंट जाता है, या तो उपभोग में व्यय कर लिया जाएगा या जो है वो निवेश में व्यय किया जाएगा। तो इसलिए इसको उपभोग निवेश विधि भी कहते हैं। व्यय विधि राष्ट्रीय आय निकालने की वह विधि है जिसमें एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय के आधार के ऊपर सकल घरेलू उत्पाद और उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्योंकि एक देश के अंदर जो है अंतिम व्यय जो होता है एक देश के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। तो अगर हम अंतिम व्यय निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक देश में सकल घरेलू उत्पाद कितना है, और फिर सकल घरेलू उत्पाद के बाद में जो उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाली जा सकती है। तो इस प्रकार यह जो विधि है इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उस व्यय के आधार के ऊपर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंतिम व्यय क्या होता है। देखिए, जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अंतिम और मध्यवर्ती। अंतिम वस्तुएं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसको हम अंतिम व्यय कहते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मध्यवर्ती वस्तुओं के ऊपर जो व्यय किया जाता है उसको हम मध्यवर्ती व्यय कहते हैं। लेकिन मध्यवर्ती व्यय जो होता है उसको हम जो है राष्ट्रीय आय को काउंट करते समय काउंट नहीं करते, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का के ऊपर जो व्यय किया जाता है वो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है। इसके बाद होता है कि अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की हमें पहचान करनी है कि एक इकोनॉमी के अंदर वो कौन कौन सी इकाइयां हैं जो अंतिम व्यय करती है। तो अंतिम व्यय कर जानने के बाद में ये पता लगाना जरूरी है कि देश की घरेलू सीमा में कौन कौन सी इकाइयां हैं जो अंतिम व्यय करती है। तो एक देश के अंदर जो है मुख्य रूप से 4 क्षेत्र होते हैं जो अंतिम व्यय करते हैं। पहला परिवारक क्षेत्र जो कि निवेश पर अंतिम व्यय करता है। दूसरा जो उत्पादक क्षेत्र, पहला परिवारक क्षेत्र उपभोग पर अंतिम व्यय करता है और उत्पादक क्षेत्र जो है निवेश पर अंतिम व्यय करता है। सरकारी क्षेत्र भी अंतिम व्यय करता है और शेष विषय क्षेत्र जो है वो भी अंतिम व्यय करता है। तो किसी भी देश के अंदर जो अंतिम व्यय करने वाली 4 इकाइयां हैं, परिवारक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विषय क्षेत्र। तो अब हमने इन इकाइयों की पहचान कर ली कि वो कौन कौन सी इकाइयां हैं जो एक देश के अंदर अंतिम व्यय करती है। अब हम अंतिम व्यय का वर्गीकरण करते हैं और फिर देखते हैं कि अंतिम व्यय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो अंतिम व्यय में सबसे पहले अंतिम उपभोग व्यय, और अंतिम उपभोग व्यय के बाद में अंतिम निवेश व्यय या जिसको हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण भी कहते हैं, और इसके बाद है शुद्ध निर्यात। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात, तो हमारे पास में जो सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा बाजार कीमत पर। तो उसके बाद हम जो राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम इन 3 चीज़ों को ध्यान से समझ लें कि अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है, अंतिम निवेश व्यय या सकल घरेलू पूंजी निर्माण क्या होता है और शुद्ध निर्यात क्या होता है, तो हमारे लिए ये विधि बहुत ही आसान रहेगी। तो हम पहले इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में अंतिम व्यय है, अंतिम व्यय का हम वर्गीकरण करेंगे अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय को हम 2 भागों में बांट देंगे, एक तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। यानी अंतिम उपभोग व्यय के भी आगे 2 हिस्से हैं, एक तो निजी व्यक्तियों और जो निजी संस्थाओं के द्वारा जो अंतिम उपभोग पर व्यय किया जाता है वो, और दूसरा सरकार के द्वारा जो है अंतिम उपभोग पर व्यय किया जाता है वो। उसके बाद में जो अंतिम निवेश व्यय या सकल घरेलू पूंजी निर्माण है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ शामिल होती है। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, और सकल घरेलू जो स्थायी पूंजी निर्माण है उसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं आगे, निर्माण पर व्यय और मशीनरी पर व्यय। और दूसरा जो इसका पार्ट है सकल घरेलू पूंजी निर्माण का, इसका पहला हिस्सा तो है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, और दूसरा जो इसका हिस्सा है वह स्टॉक में परिवर्तन, और उसके बाद में शुद्ध निर्यात। तो ये जो हम आपके सामने एक चार्ट सा है, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड वाली चीज़ों को ही आपको करना है। यानी
जो अंतिम उपभोग व्यय उसको दो भागों में बांट सकते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। और जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। और सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो निर्माण पर व्यय और दूसरा मशीनरी पर व्यय, और उसके बाद शुद्ध निर्यात। और अगर हम इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय हमें पता है दो प्रकार का होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो पहले अपन निजी अंतिम उपभोग व्यय को डिस्कस करते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय से अभिप्राय एक देश में उपभोक्ता परिवारों और निजी गैर लाभकारी संस्थाओं, निजी गैर लाभकारी संस्थाएं कौन सी होती है, जो समाज सेवी संस्थाएं होती है। निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसको हम निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय के अंदर दो चीजें आती है, एक तो उपभोक्ता परिवारों द्वारा जो व्यय किया जाता है और दूसरा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा जो व्यय किया जाता है। इसकी गणना करने के लिए इन इकाइयों ने यानी परिवारों ने और जो निजी गैर लाभकारी संस्थाएं हैं उन्होंने जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी है या इन संस्थाओं को जितनी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की गई है उस बिक्री को कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। यानी इन वस्तुओं इन संस्थाओं यानी उपभोक्ता परिवारों और निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को जितनी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की गई है उसको कीमतों से गुणा कर लेंगे तो इन परिवारों और निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा किए गए निजी अंतिम उपभोग व्यय को हम निकाल सकते हैं। इसमें गैर निवासियों द्वारा घरेलू बाजार में जो व्यय किया जाता है उसको जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि बेशक वो हमारी वस्तुओं के ऊपर व्यय किया जा रहा हो लेकिन हम तो अपनी इनकम को डिस्पोज देखते हैं। और गैर निवासी जो होते हैं वो हमारे देश के निवासी नहीं है और उन्होंने जो व्यय किया है वो हमारी इनकम का हिस्सा नहीं है, वो उनकी इनकम में से व्यय किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब एक देश की इनकम व्यय होती है तो उसी को हम जो है काउंट करते हैं। तो इसमें गैर निवासी जो लोग होते हैं वो घरेलू बाजार के अंदर जो व्यय करते हैं उसको जो शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जो देश के निवासी होते हैं वो विदेशों में जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं उसके ऊपर जो व्यय किया जाता है वो जो निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है, क्योंकि जब हमारे देश के निवासी व्यय कर रहे हैं तो हमारी आय का हिस्सा है और हम हमारी आय के व्यय को ही जो है राष्ट्रीय आय या घरेलू आय निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद है निजी अंतिम उपभोग व्यय में कौन कौन सी मदें शामिल होती है, ये आप देखिए। घरेलू बाजार में उत्पादक परिवारों द्वारा चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है, यानी चालू वर्ष के दौरान जिन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया गया उनके ऊपर जो उत्पादक परिवारों ने जो व्यय किया वो जो है अंतिम उपभोग व्यय में शामिल होगा। लेकिन मकानों के निर्माण के ऊपर जो व्यय किया जाता है वो जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं होता, उसको हम आगे देखेंगे जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है उसमें जो उसको शामिल किया जाता है। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जो वेतन और मजदूरी जो दी जाती है उसको भी जो है निजी उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। यानी क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी को पे कर रहा है, चाहे वो नगद मजदूरी हो चाहे वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हो, तो वो जो उस व्यक्ति का व्यय है तो उसको जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाएगा। एक वस्तुओं के रूप में प्राप्त शुद्ध उपहार को निजी उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है, क्योंकि शुद्ध उपहार क्या है, हमने कितने उपहार प्राप्त किए हैं और हमने कितने उपहार दूसरों को दिए हैं। तो जो शुद्ध उपहार के ऊपर जो व्यय किया जाता है वो जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ता परिवारों द्वारा विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं की जो प्रत्यक्ष खरीद की जाती है उसको भी निजी व्यय में शामिल किया जाता है। खुद का बीज मकानों का जो आरोपित किराया है वो भी निजी व्यय में शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर हमने हमारा मकान खुद ना होता तो हम जो है दूसरों को उसका किराया पे करते तो उसके लिए हमें जो है व्यय करना पड़ता, तो वो जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। नौकरों को वेतन और सेवाओं के रूप में जो भुगतान किया जाता है
उसको भी हम जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल करते हैं, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति का खर्चा है। गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो भी उसका निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है। गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा चालू वर्ष के अंदर जो वस्तुओं और सेवाएं खरीदी जाती है उस पर जो व्यय किया जाता है वो भी निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। अब दूसरा है सरकारी उपभोग व्यय, यानी सरकार द्वारा जो अंतिम उपभोग व्यय किया जाता है वो अब आप देखेंगे। घरेलू बाजार में सरकार द्वारा भी अंतिम व्यय किया जाता है और उसमें निम्न मदें शामिल होती है। सरकार द्वारा चालू वर्ष में पैदा की गई वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध खरीद को सरकारी उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। आप यहाँ अंतिम शब्द अवश्य लगाइएगा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। और ऊपर भी आप जो हेडिंग है उसमें भी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय लिखोगे। सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक भी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी सरकार द्वारा किया गया व्यय है, खर्चा है। इसके अलावा सरकार द्वारा विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं की जो शुद्ध खरीद की जाती है, शुद्ध खरीद का मतलब कुछ सरकार ने बेची है, कुछ सरकार ने खरीदी है, तो उनका जो शुद्ध जो खरीद होती है उसको भी जो है सरकार के अंतिम व्यय में शामिल किया जाता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सरकार के अंतिम व्यय में शामिल की जाती है। अब है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इसमें सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। यानी अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ दें, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण आ जाएगा। अब सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण हम पहले डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले निर्माण पर व्यय है। निर्माण करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की सामग्री लगती है, जैसे ईंटें, लोहा, सीमेंट या अन्य जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और जब हम इसके ऊपर इनका व्यय निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर लोहा, ईंट, सीमेंट या कितनी वस्तुएं लगी उनको इसकी कीमत से गुणा कर देते हैं। तो एक तो हमारे पास में वो व्यय आ गया। इसके अलावा जब हम उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं मकानों का या निर्माण अन्य जो परिसंपत्तियाँ होती है उनका, तो उसमें उत्पादन के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो उत्पादन के साधनों को जो पेमेंट की जाती है, जो उनके ऊपर जो व्यय किया जाएगा वो किस रूप में व्यय होगा, मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, पूंजी के रूप में और लाभ के रूप में जो व्यय होता है, तो उसको भी हम जो है निर्माण व्यय में शामिल करते हैं। तो अगर हमें निर्माण पर व्यय निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सामग्री के ऊपर जो व्यय किया जाता है वो सामग्री की मात्रा को कीमतों से गुणा कर लेंगे और उसमें जो उत्पादन के साधनों को जो पेमेंट की जाती है उनके ऊपर जो व्यय किया जाता है वो और जोड़ लेंगे, तो हमारे पास में निर्माण पर व्यय आ जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में व्यय को निकालने के लिए सामग्री की मात्रा को उसकी कीमतों से गुणा करते हैं और उसमें उत्पादन के साधनों को प्राप्त आय को जोड़ करके कुल निर्माण व्यय ज्ञात कर लेते हैं। अब निर्माण व्यय में कौन कौन सी मदें शामिल होती है, सबसे पहले ये हम देखेंगे। सभी उत्पादकों द्वारा खुद के प्रयोग के लिए निर्मित अचल संपत्ति पर किया गया व्यय, कि कुछ उत्पादक होते हैं वो खुद के रहने के लिए, खुद के प्रयोग करने के लिए जो संपत्तियां बना लेते हैं, तो उन संपत्तियों के ऊपर जो व्यय किया जाता है वो निर्माण व्यय में शामिल होता है। उपभोक्ता परिवारों द्वारा नए मकानों की खरीद पर किया गया व्यय। कुछ जो उत्पादक होते हैं वो जो है दूसरों को बेचने के लिए जो मकान वगैरह बनाते हैं, तो उनके ऊपर जो व्यय किया जाता है खरीदारों के द्वारा, उपभोक्ता परिवारों के द्वारा, तो उस व्यय को भी अपन निर्माण व्यय में शामिल करते हैं। निर्माणाधीन कार्य, कई बार क्या होता है कि मकान पूरा बना नहीं होता है वित्तीय वर्ष के दौरान, उसमें आधा बन गया, आधा मटेरियल वहाँ पर पड़ा है, आधी सीमेंट पड़ी है, रोड़ी, बजरी, क्रेशर, ये सामान पड़ा है, तो जो निर्माणाधीन कार्य होता है उसके ऊपर जो अब तक व्यय हो चुका है उसको भी हम जो है निर्माण व्यय में शामिल करते हैं। पुरानी इमारतों की जो मरम्मत की जाती है, जैसे टूट फूट हो गई, थोड़ा बहुत चेंज करना है, उसके अंदर मकान ऊंचा करना है, तो उसको भी आप जो है निर्माण व्यय में शामिल करते हैं। इसके अलावा पहले से हमने कोई इमारत बना रखी है, उस इमारत के अंदर हम जो है कोई और नया कमरा बनाना चाहते हैं, किचन बनाना चाहते हैं, टॉयलेट बनाना चाहते हैं, तो इनके ऊपर जो व्यय किया जाएगा वो भी निर्माण व्यय में शामिल किया होगा। ठीक है। अब दूसरा है मशीनरी पर व्यय। मशीनरी पर किए गए व्यय को भी सकल घरेलू पूंजी निर्माण में शामिल किया जाता है। इसको निकालने के लिए जो मशीन बिकती है उसको कीमत से गुणा कर देते हैं, यानी जितनी भी मशीनों की बिक्री हुई है उनको कीमतों से गुणा कर दिया
जाता है। और दूसरा, इसके अलावा जो जिन्स प्रवाह विधि है उसका प्रयोग भी मशीनरी पर व्यय निकालने के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी मशीनों का प्रोडक्शन हुआ है, एक तो देखिए ऊपर तो क्या हुआ है, केवल बिकी है वो देखते हैं आप, और यहाँ पर जितनी मशीनों का प्रोडक्शन एक वित्तीय वर्ष के दौरान हुआ है उन सभी वस्तुओं को कीमतों से गुणा कर देते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। इसके द्वारा जो हम जो है मशीनरी पर व्यय को निकाल सकते हैं। दूसरा, कई बार जो है खुद के प्रयोग करने के लिए भी मशीनें बनाई जाती है, तो ऐसी मशीनें जो होती है उनका मूल्य जो है वो भी जो है अंतिम व्यय में शामिल किया जाता है, यानी ये जो मशीनरी व्यय है उसमें शामिल किया जाएगा। तो खुद के प्रयोग के लिए जो वस्तु मशीनें बनेंगी उनको हम मध्यवर्ती मशीनें नहीं मानेंगे, उनको हम अंतिम व्यय मशीनें मान करके मशीनरी व्यय में शामिल करेंगे। नेक्स्ट होता है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को उनकी कीमतों से गुणा करके हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण में शामिल कर लेते हैं। अब उनकी मात्रा में परिवर्तन का मतलब क्या, पहले स्टॉक कितना था, अब स्टॉक कितना है, और जो स्टॉक में परिवर्तन हुआ है उसको हम कीमतों से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में स्टॉक में परिवर्तन का मूल्य आ जाएगा। और स्टॉक में परिवर्तन के मूल्य को हम जो है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण में शामिल करते हैं, और उसमें शामिल करके हम जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकाल सकते हैं। अब स्टॉक में परिवर्तन आपको पता है कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो जो स्टॉक की मात्रा आ जाएगी उसको हम कीमतों से गुणा कर लेंगे, ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात जो होता है दो निर्यात और आयात का अंतर होता है। अब निर्यात में हम किस को शामिल करते हैं, ये देखिए, इसमें वस्तुओं और गैर साधन सेवाओं के निर्यात को शामिल किया जाता है, यानी साधन सेवाओं को हम इसमें शामिल नहीं करते। तो गैर साधन सेवाएं कौन सी होती है, उत्पादन के जो साधन होते हैं भूमि श्रम पूंजी उद्यमी, उनको छोड़ करके जो सेवाएं हैं जैसे जहाजरानी है, डाक सेवा है, बीमा सेवाएं हैं, बैंकिंग है, ये जो सेवाएं दूसरे देशों को निर्यात की जाती है तो उसको हम जो है निर्यात में शामिल करते हैं। इसके अलावा पर्यटक हमारे देश में अगर घूमने के लिए आते हैं तो वो भी एक प्रकार से हमारी सेवाओं का निर्यात है, क्योंकि वो यहाँ पर जो है वाहनों का प्रयोग करते हैं जो या बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो जो है निर्यात के बराबर होता है, क्योंकि उससे हमारे देश के अंदर जो है आय आती है। और निर्यात का मतलब हमेशा एक ही होता है कि देश के अंदर इनकम आनी चाहिए। दूसरा, आयात जो होता है इसमें वस्तुओं और गैर साधन सेवाओं के आयात को शामिल किया जाता है। तो अगर हम इन दोनों का अंतर कर लें, निर्यात और आयात का, तो हमारे पास में शुद्ध निर्यात आ जाएगा। अब इसके बाद है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना हम कैसे करें, व्यय विधि के द्वारा। तो इसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद किसके बराबर होगा, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में प्लस शुद्ध निर्यात। तो अगर हम इन चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास में सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं दे रखा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और उसमें स्टॉक में परिवर्तन शामिल कर लें तो हमारे पास में सकल घरेलू पूंजी निर्माण आ जाएगा। अब इसके बाद है बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद की गणना, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे, और हमें पता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन शुद्ध निर्यात। और हमें राष्ट्रीय, यहाँ तक ये हो गया बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हो गया, और अगर इसमें आप विदेशों से शुद्ध साधन आय और जोड़ लें तो हमारे पास में बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय आ जाएगी। अब माइंड एक्सरसाइज है, आपको कुछ चीज़ों को स्वयं निकालना है। एक तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, आपको व्यय विधि की जो कंपोनेंट है उन्हीं को लेते हुए ये निकालना है। दूसरा आपको निकालना है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, और तीसरा आपको निकालना है राष्ट्रीय आय। तो ये चीज़ें जो आप निकाल करके मुझे भेजोगे, इसके साथ जो है हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।
तो इसमें अगर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो आप जो है कभी भी पूछ सकते हो।